हेलो, मैं हूं विवेक कुमार और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube स्टडी प्लेटफॉर्म वीएस क्लासेस झांसी में, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बायोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश और कॉन्स्टिट्यूशंस के नोट्स एकदम सरल माध्यम में। इसकी क्लासें जो आप तक पहुंचती हैं बहुत ही सरल भाषा में पहुंचती हैं। तो बात करते हैं अपनी प्रेजेंट क्लासेस पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी, और बायोलॉजी की पिछली क्लास में हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया की परिभाषा हमने पढ़ ली थी, उसके बारे में हमने जान लिया था, उसकी परा संरचना यानी कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये भी हम पढ़ चुके थे। ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके थे। तो आज हमें बात करनी है माइटोकॉन्ड्रिया के पार्ट 2 यानी कि उसके आगे के बारे में। तो आज हमारा जो टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो पहली आपकी हेडिंग है माइटोकॉन्ड्रिया की रासायनिक संगठन, जिसे हम बोलते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज हमको पढ़ना है इसके बारे में। अगर आपने या जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है, तो ये आप इसके पहले का एक वीडियो जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने डाला हुआ है, आपका अपलोड किया था, आप उसको पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर आपका ये वाला जो क्लास है वो आगे बढ़ती है। तो चलिए बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की रासायनिक संगठन के बारे में। तो हमें इसमें ये देखना है कि कौन कौन से तत्व या कौन कौन से पदार्थ किस मात्रा में इसमें मिले हुए होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें प्रोटीन की। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन की जो मात्रा है वो लगभग 65 से 70%, 65 to 70% के बीच में होती है। इसमें जितने भी तत्व हैं उन सब की औसत की अपेक्षा 65 से 70% प्रोटीन होता है। बात करें लिपिड की, इसकी मात्रा 25 से 30% के बीच में होती है। आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की मात्रा जो है समथिंग 0.5% होती है। और इसकी तुलना में अगर हम बात करें डीएनए की, तो इसकी भी कुछ ना कुछ मात्रा इसके अंदर उपस्थित होती है। कुछ मात्रा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वैसे भी आरएनए जो ऑलरेडी हमारा पॉइंट में 0.5 में, तो उससे भी कम यानी कि कुछ ना कुछ जो समथिंग में होता है, लेकिन इसकी उपस्थिति जरूर इसके अंदर होती है। अब बात करें इसके और तत्वों की, तो हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में, कार्डियो ल्यूपिन के बारे में, और फॉस्फेटाइडल इनोसिटॉल के बारे में। तो बात करते हैं अगर हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में, और तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है आपका, ये आपका जो बाहरी कला है जिसे हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये वाली आप देख सकते हैं जो बाहरी कला है। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है बाहरी कला में अधिक होता है, किसकी अपेक्षा? आंतरिक कला की। आंतरिक कला में कम होता है। सेम यही आपकी जो डेफिनेशन है, जो इसकी प्रतिशत मात्रा की जो क्षमता है, वही आपकी इसमें भी होती है, फॉस्फेटाइडल इनोसिटॉल। इसमें भी यही होता है कि इसकी जो बाहरी कला में इसकी मात्रा जो है अधिक होती है, जबकि आंतरिक कला में इसकी मात्रा कम होती है। अब बचता है हमारा कार्डियो ल्यूपिन। कोलेस्ट्रॉल, कार्डियो ल्यूपिन, तो बाहरी कला में और आंतरिक कला में। आंतरिक कला में इसकी मात्रा होती है 20%, कार्डियोल्यूपिन की मात्रा आंतरिक कला में 20% होती है, जबकि आंतरिक कला के मुकाबले बाहरी कला में इसकी मात्रा कम होती है, 20% से कुछ कम होती है।
तो ये था इसका रासायनिक संगठन, जो कि आप एक सारणी के तरीके से, एक सारणी के माध्यम से याद कर सकते हैं। और इस प्रकार से अगर आप इसको समझते हैं, याद करते हैं एक सीरीज के तरीके से, एक सारणी के तरीके से, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और याद करने में भी बहुत ज्यादा आपको इससे हेल्प मिलेगी। इसके आगे अब हम बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों के बारे में, द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखते हैं। तो दूसरा आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया में द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। तो हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों के बारे में, किस काम में हमारे लिए उपयोगी होती है कोशिका के अंदर, या पादप कोशिका में, या जंतु कोशिका में, या किस काम में आता है, तो ये हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसके बारे में वो देख लेते हैं, जो कि आपकी क्लास 11th हो या क्लास 12th है, या फिर किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिसमें कहीं ना कहीं बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, तो उन सभी में ये आपका सबसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, जो हम आपको बता रहे हैं कि कोशिका का ऊर्जा घर, द पावर हाउस ऑफ सेल, कहा जाता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्वेश्चन ये बनता है कि कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का ऊर्जाघर किसे कहते हैं, तो इसका जवाब होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसका भी एक रीजन है, वो रीजन ये है कि इसके अंदर ऊर्जा का बहुत ज्यादा संग्रहण यानी कि स्टोरेज होता है, या ऊर्जा का उत्पादन भी होता है। तो ये किस प्रकार से होता है ये भी हम देखते हैं आगे। चलिए इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हुए देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है कि आपकी ऑक्सीश्वसन की अभिक्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है आपकी अभिक्रिया ऑक्सीश्वसन, जिसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीश्वसन की क्रिया इसमें होती है। तो इस क्रिया में क्या होता है कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एनर्जी गिविंग जो होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, इनका होता है ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। इस सीरीज को कृपया समझें आप सभी कि ऑक्सीश्वसन की क्रिया होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है किसके साथ, कार्बोहाइड्रेट्स में होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन होता है। इसके फलस्वरूप आपकी जो है कि CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो निष्कासित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी निष्कासित होती है, तथा इसका जो प्लस पॉइंट ये है कि इसके साथ साथ ATP के रूप में उच्च ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह है इसकी मुख्य बात कि जब माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीश्वसन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, फलस्वरूप CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, मुक्त होती है, और इसके अलावा ATP के रूप में उच्च ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ये जो ऊर्जा निकलती है, इस ऊर्जा का संरक्षण संग्रहण किया जाता है। इसे हम सीधा एक शब्द में बोल सकते हैं स्टोरेज, यानी इसको बचा करके रख लिया जाता है। और आपकी ये जो ऊर्जा है ये आपके कोशिका के विभिन्न जैविक कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है।
तो इस प्रकार से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा का संग्रहण या स्टोरेज कर लिया जाता है, और यही ऊर्जा आपकी कोशिका के जो विभिन्न जैविक कार्य हैं, जो भी हमारी क्रियाविधि होती हैं पादपों में या जीव जंतुओं में, उसके लिए इसी ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक बहुत ही बड़े स्तर पर ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर या द पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो ये था आपका माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन। अब यही क्रिया आपकी, ये जो पूरी ऊर्जा उत्पादन की पूरी क्रिया है, ये क्रिया आपके 3 चरणों में होती है, 3 चरणों में होती है। तो ये पूरी क्रिया आपकी 3 चरणों में होती है, जिसमें से पहली क्रिया आपकी है क्रेब्स चक्र। तो देखते हैं क्रेब्स चक्र। सबसे पहली आपकी जो चरण है या पहला टाइप है आपका इसमें क्रिया का, वो है आपका क्रेब्स चक्र, जिसे हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो क्रेब्स चक्र का जो क्रम है, जो अभिक्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में आपकी जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ये जो अंगुलीनुमा आकृतियां हैं जिन्हें हम क्रिस्टी बोलते हैं, तो इस क्रिस्टी के पूरे समूह के पूरे रूप को आप ये देख सकते हैं, टेढ़ी मेढ़ी आकृति जो इस प्रकार से बनी हुई है, इस प्रकार से, इसको ही मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये क्रिया आपकी जो क्रेब्स चक्र का जो क्रम है, यह आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में घुले हुए विकर, मैट्रिक्स में घुले विकरों, विकर को हम कहते हैं एंजाइम्स, की अभिक्रिया द्वारा होता है। यानी क्रेब्स चक्र का जो क्रम है वो मैट्रिक्स में घुले हुए विकरों या एंजाइम्स की अभिक्रिया द्वारा होता है। इसमें अभिक्रिया के बाद CO2 गैस उत्पन्न होती है। एवं उपापचयी पदार्थों से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। ये होता है आपका क्रेब्स चक्र में, क्रेब्स साइकिल में, कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो मैट्रिक्स होता है उसमें जो विकर्स होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, उनकी अभिक्रिया होती है, और उस अभिक्रिया के फलस्वरूप CO2 गैस उत्पन्न होती है, और CO2 गैस के साथ साथ जो उसके उपापचयी पदार्थों में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स का निष्कासन भी होता है। तो ये होता है आपका क्रेब्स चक्र में। और इलेक्ट्रॉन्स के निष्कासन का मतलब होता है किसी को इलेक्ट्रॉन देना, ना कि ग्रहण करना। निष्कासन माना होता है निकालना, यानी कि ऊर्जा को मुक्त करना। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी ऊर्जा मुक्त होती है, आपकी ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसके बाद दूसरा चरण आपका होता है श्वसन श्रृंखला, या इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र। श्वसन श्रृंखला या इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेटरी चेन, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है या ये क्रिया कहां पर होती है, इसमें क्या होता है? तो ये क्रिया आपकी होती है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के पास में। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होती है उसमें बाह्य अणुओं द्वारा अभिगमन होता है। इलेक्ट्रॉन का अभिगमन जो है वो बाह्य अणुओं द्वारा होता है। तो इसको हम पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली या कला, जिसे मेम्ब्रेन बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में इलेक्ट्रॉन का अभिगमन बाह्य अणुओं द्वारा होता है।
बाह्य अणुओं द्वारा होता है। ये बाह्य अणु क्या करते हैं, ये बाह्य अणु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और उनका अभिगमन करते हैं। ये बाह्य अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उनका अभिगमन करते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनका स्थानांतरण करते हैं। तो फिर से समझिए इस बात को एक बार कि ये बाह्य अणु जो होते हैं वो आंतरिक झिल्ली में जाकर के इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करते हैं और उनका स्थानांतरण यानी कि ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो ये क्रिया होती है आपकी श्वसन श्रृंखला या इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र में। इसके बाद आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, अभिक्रिया करके जल का निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं और इसके साथ ही साथ ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त होने का मतलब होता है ऊर्जा का उत्पादन भी इसमें होता है। तो ये थी आपकी श्वसन श्रृंखला या इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसमें भी आपकी ऊर्जा मुक्त होती है, जल का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, इलेक्ट्रॉन्स का ग्रहण करके उनका स्थानांतरण होता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं इसके तीसरे चरण की। तो तीसरा तंत्र है आपका फॉस्फोरिलेटिंग तंत्र, जिसे हम कहते हैं फॉस्फोरिलेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि आपका ये तीसरा चरण है वो पूरी तरीके से आपका श्वसन श्रृंखला से संबंधित रहता है, यानी कि रेस्पिरेटरी जो चेन है इसी के समान होता है। तो पहला इसका जो तीसरा चरण है इसकी खासियत यही है कि यह श्वसन श्रृंखला जो आपकी रेस्पिरेटरी चेन है इससे संबंधित रहता है या संबंधित रहता है। जिस प्रकार से वह कार्य करता है उसी प्रकार से ये भी कार्य करता है। दूसरी खासियत इसकी यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कई स्थानों पर, यानी कि कई अनेक स्थानों पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो यहाँ कहीं पर भी पूरे क्षेत्र में अनेक स्थानों पर एटीपी यानी कि ऊर्जा का उत्पादन करता है, उत्पादन करता है, निर्माण करता है। अब ये जो तंत्र है आपका फॉस्फोरिलेटिंग तंत्र या फॉस्फोरिलेशन जो आपका सिस्टम है, इसका निर्माण आपका F1 कण या जिन्हें हम ऑक्सीसोम भी कहते हैं, इनके द्वारा प्लस एटीपी सिंथेटिस विकर या एंजाइम्स, इन दोनों के द्वारा इसका निर्माण, इस तंत्र का निर्माण होता है। ये थी इसकी आपकी फॉस्फोरिलेटिंग तंत्र या फॉस्फोरिलेशन सिस्टम की आपकी तीन मुख्य विशेषताएं कि इसमें कौन कौन सी क्रिया होती हैं। ये भी श्वसन श्रृंखला से संबंधित रहता है, अनेक स्थानों पर एटीपी का निर्माण करता है और इस तंत्र का निर्माण F1 कण ऑक्सीसोम या एटीपी के सिंथेटिस विकर द्वारा होता है। तो ये था आपका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन, जो कि आपके दो पार्ट में हुआ है। पार्ट 1 आपको हम पहले ही दे चुके हैं, ये आपका पार्ट 2 है। तो बस यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया आपका समाप्त होता है। इसके बाद आपका अगला जो पॉइंट होगा, अगला जो टॉपिक होगा वो होगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतर्द्रव्य जल का, जिसे हम अंतः प्रद्रवी जल का भी कहते हैं। तो ये होगा आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो से, इस क्लास से अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल VS क्लासेस झांसी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।